जो लास्ट लेक्चर में 5 लेक्चर अपने हो चुके हैं और 5वें लेक्चर के लास्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो आप लोगों को ये मिलेगा कि 5वें लेक्चर में लास्ट हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम पर रुके कि भाई ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज डेंसिटी होती है वो डिस्पर्स हो जाती है पैरेलल ऑर्बिटल के अंदर। ये स्टेटमेंट मैंने दिया था। और एक दो हम लोगों ने दो तीन मॉलिक्यूल शायद हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे, उन 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर कि किस तरह से चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स करेगी, ये बात हम लोगों ने समझ ली थी। ठीक है भाई, अब बात सुनो। देखो, जब मैंने कहा था कि हम लोग ये टॉपिक इनिशिएट कर रहे हैं, दैट इज हमारे पास रेजोनेंस है या मेसोमेरिक इफेक्ट है, कोई भी इफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि भाई रेजोनेंस का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। रेजोनेंस का ये बिल्कुल मीनिंग नहीं होता है। ऑन कैमरा ये बात बोली जा रही है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ये होता ही नहीं है। अरे भाई आप एक बेसिक बात सोचो, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर ऐसे ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है, पैरेलल ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन क्या आप लोगों के साथ कुछ सीखा, ये जंप करना है, ऐसे इधर जंप करेंगे इधर। इलेक्ट्रॉन पे ऐसा कोई रूल लगेगा क्या कि इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे डिलोकलाइज करके यहां जंप किया, अगले में जंप किया, अगले में जंप किया, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे जंप कर सकता है भाई? इलेक्ट्रॉन तो बेटा डुअल नेचर का पार्टिकल है ना। अरे भाई ये तो हमारे पास मटेरियल भी है, ये तो वेव भी है, ये कैसे ऐसे जंप करता रहेगा रेजोनेंस का, ये थोड़ी ना मीनिंग हुआ। तो उसको समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें सिखा रहा था कि भाई ऑर्बिटल डायग्राम्स के थ्रू मैं बता रहा था कि पैरेलल ऑर्बिटल में रियल में क्या हो पा रहा होगा, और वो भी पूरी तरह सच नहीं है। क्यों पूरी तरह सच नहीं है? क्योंकि बेटा आप लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को तो फेल कर दिया था ना। आप लोग तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लेके आए थे। यहां तो हम लोग पैरेलल ऑर्बिटल्स के थ्रू कुछ इमेजिनेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज डेंसिटी है वो किस तरीके से डिस्पर्स हो रही। इन रियलिटी तो हमारे पास जब एटम्स इंटरेक्ट किए होंगे वो भी रियलिटी नहीं है, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन भी तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था कि हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि किसी एटम का एक ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के ऑर्बिटल से आपस में इंटरमिक्स होकर नई तरह के ऑर्बिटल बना रहे हैं। यही तो हम लोग का कॉन्सेप्ट था। हम लोग तो ऐसा अजम्पशन लेके चल रहे हैं ना रियलिटी में कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो बात यह है कि जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो हमको केवल इतनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी कैसे डिस्पर्स होगी, और वो चार्ज डेंसिटी डिस्पर्जन भी समझना क्यों है, उसका एक रीजन है। बात समझो। जैसे हमको ये लग रहा था कि अगर ये कार्बन, मान लीजिए दिस कार्बन इज अ स्टार कार्बन। स्टार कार्बन क्या होता है? जिसका एटॉमिक मास 12 की जगह 14 हो, और इस कार्बन पे हमारे पास ये जो CH2 था, ध्यान से समझना, और ये जो CH2 पॉजिटिव था। अब मैं अगर आपसे कहूं बेटा यहां पर आप कोई नेगेटिव वाला मॉलिक्यूल लेकर के आओ इस पे अटैक कराने, तो आप बोलोगे भाई प्लस के पास कौन जाएगा? माइनस। या माइनस के साथ माइनस किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ। तो आपको तो ये लग रहा है ना कि ये अटैक इस पे करेगा, और क्या हो कि आप अपने आंसर में देखो कि कुछ मॉलिक्यूल्स इस पे अटैक कर गए, तो फिर कहानी बदल गई। हमें क्या दिखाई दे रहा है इस मॉलिक्यूल में कि पॉजिटिव इधर है, बात समझे? पर ये तो हमने बोर्ड पर डायग्राम बना रखा है, बात समझ रहे हो? जो रेजोनेंस मुझे आपको सिखाना है, पर रेजोनेंस से मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं अनटिल अनलेस आप इस बात को ना दिमाग में सेट कर ले कि चार्ज डेंसिटी किस तरीके से डिस्पर्स हो रही होगी। बात समझे? फिर हम लोग आएंगे किस पर? रेजोनेंस पर। देखो बात सुनो, लास्ट क्लास में हमने 2-3 एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 4 से अपन थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा टिपिकल ले ले रहे, दैट इज बेंजीन। हाँ जी क्लास, बेंजीन जानते हो? बेंजीन क्या होता है? C6H6। अच्छा अगर मैं इसका कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ ये वाला, ठीक है भाई, कुछ ऐसा, यहां पर ये और ये, ठीक है भाई, कुछ ऐसा। अब आप सोचो कि अगर इस स्ट्रक्चर का मुझे ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो देखो थोड़ा सा टफ है ड्रॉ करना, और मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा ही अच्छी है मुझे पता है, समझना क्या, थोड़ा सा ठीक है, चलो ठीक है। यहां ये कार्बन, इधर पर एक कार्बन ले ले, यहां एक कार्बन, और इधर एक कार्बन। कितने कार्बन हो गए अपने पास? 5 हो गए ना।
और ये छठवां कार्बन। अच्छा बना कह रहे बहुत शानदार सुंदर बना हुआ है बहुत। देखो बात समझो, कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने की, बल्कि मेरे हिसाब से ना कार्बन लिखो ही नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप तो आप तो समझ जाओगे ना कि कार्बन है कहीं ना कहीं। ठीक है भाई। अच्छा ये इस स्ट्रक्चर से आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या चल रहा है, इसका मीनिंग। ये स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ये वाला समझना, ये जो है इस स्ट्रक्चर में, इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, बट ये बेंजीन ऐसे में नहीं है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे में, मतलब ये बाहर, दिस इज पार्ट इज बाहर, आउटसाइड। अरे बेज फॉर्म है ना, और बेज का मतलब क्या होता था, आउटसाइड टू द प्लेन। तो ये ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा है बाहर की तरफ, समझ गए आप। थोड़ा सा अपने दिमाग में, जो लोग कैमरे वाले जो बच्चे हैं, मतलब जो रिकॉर्डिंग से देखेंगे उनके लिए, कि वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाएंगे, कौन सा, कि एक टेबल के ऊपर ऐसे 6 कार्बन रखे हुए हैं। कितने कार्बन, और उन 6 कार्बन में जो कार्बन हमारे पास कोई 2 ऐसे कार्बन है जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे कि इन दोनों कार्बन के ये वाले जो ऑर्बिटल हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज अ डबल बॉन्ड। और फिर जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है, जैसे ये 2 कार्बन के, इस कार्बन का ये जो हमारे पास है, ये भी 2 आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, बात समझे। और अगला वाला जो हमारे पास है नेक्स्ट, ये दोनों भी आपस में क्या कर रहे हैं, ऐसे बॉन्ड बनाने में बिजी हैं। क्लियर है। पर क्या यहां पर इतना ही सीमित है, नहीं भाई, बात समझो। रियलिटी में तो ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपनी चार्ज डेंसिटी यहां पर भी डिस्पर्स कर सकता है, यहां पर भी कर सकता है, और ये इधर पे भी कर सकता है, और ये पूरे में फैल गया। अरे समझे। आप सोचो ऐसे कितने कार्बन रखे टेबल के ऊपर, 6, और उनमें से किन्हीं 2 एटम्स के बीच में चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स है, फिर नेक्स्ट छोड़ के फिर अगले में है, फिर अगले में है, समझ गए ना। और आपने इनकी पाइपलाइन ऐसे कनेक्ट कर दी कि ये पूरी चार्ज डेंसिटी चारों तरफ फैल गई। एनसीईआरटी का नाम सुना है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, उसके अंदर बेंजीन का एक फोटो बना हुआ है, और उस बेंजीन के फोटो में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि उस 6 कार्बन के ऊपर एक चार्ज डेंसिटी का क्लाउड ऊपर है और एक नीचे है। आप कह रहे हो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा पाव बना दिया क्या, ऊपर से भी नीचे से भी, समझे। रियलिटी में क्या है, रियलिटी में हमारे पास ये जो 6 कार्बन है, इन 6 कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी का क्लाउड है, ऊपर भी और नीचे भी। अरे समझे, अरे बोलो ये बात समझे कि ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर बात ये चल रही है कि 6 कार्बन अपनी चार्ज डेंसिटी चारों तरफ फैला रखे। ठीक है भाई, मतलब रियलिटी में बेंजीन कुछ ऐसा है जिसमें हमारे पास ये ऑर्बिटल में चार्ज डेंसिटी फैली होगी। मतलब ये जो 6 कार्बन हमारे पास बन रहे हैं, इन 6 कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स जो पैरेलल वाले हैं वो चारों तरफ ऐसे फैले हुए हैं, चार्ज डेंसिटी को फैला रखे हैं। अरे समझ पा रहे हो, इनको मतलब नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन है, या इस एटम के, या इस एटम के, इस एटम के। क्यों, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है फिर वो अकेले उस एटम का नहीं रहता, वो पड़ोसी का भी हो जाता है। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन अपने खुद का नहीं रहा, ये पूरे और 5 एटम्स के साथ ही हमारे पास चार्ज डेंसिटी डिस्पर्जन में बिजी हो गया। मतलब बेंजीन जो हमें दिखाई दे रही है 6 कार्बन वाली, देखिए ये जो 6 कार्बन वाली बेंजीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है बेटा, ये अपनी चार्ज डेंसिटी इधर तो फैला ही रहे हैं, ये यहां पर भी फैला रहे, यहां पर भी फैला रहे, कुछ ऐसे, समझे। और ये चार्ज डेंसिटी इस तरीके से पूरे में फैली हुई है, समझ आ रही बात। जिसको बेंजीन को हम लोग ऐसे बना देते, कुछ इस तरह से। अरे समझे, दिस इज अ बेंजीन, दिस इज नॉट द बेंजीन, ये बेंजीन नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई वो एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल रही होगी ना, सेंटर में थोड़ी ना है। अरे बोलो। अच्छा एक यहीं से ना, अभी रेजोनेंस के ऊपर अपन छोटी सी चर्चा कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहे हैं, अगर मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन लगे हुए जंप करने, सुन लेना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे, तो क्या बेंजीन टच करते ही साथ करंट मारेगा?
क्योंकि चार्ज अगर मोशन में आएगा तो एक प्रॉपर्टी इंड्यूस होगी, दैट इज करंट। भाई एक डायरेक्शन से जब हमारे पास चार्ज भागता है तो उल्टे डायरेक्शन से सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इंड्यूस होती है? करंट होती है ना। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होंगे तो उस स्टेट का मतलब तो ये कि बेंजीन करंट मारेगा। अरे बोलो, पर रियलिटी में क्या बेंजीन छूने पे करंट मारता है? इट्स अ वेरी एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब एक अच्छा एरोमा वाला कंपाउंड है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, समझे? बहुत सारे परफ्यूम्स के अंदर इसका यूटिलाइजेशन होता है बेंजीन का। बात समझ आ रही है? तो मतलब जब आप परफ्यूम लगा रहे हो तो क्या आपको करंट फील हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन मोशन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के मोशन में तो नहीं है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूम रहे होंगे, चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स कर रहे होंगे, वो अलग बात है, पर ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। बात समझे? बात समझ में आई? मतलब रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग तो नहीं हो रही होगी, डिलोकलाइजेशन ऐसे तो नहीं चल रहा होगा जैसा अपन सोच रहे थे। बात समझ गए? ऑर्बिटल डायग्राम हमको एक बेसिक आइडिया दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पैरेलल ऑर्बिटल्स में कैसे फैली हुई है। समझ पाए? अरे बोलो। चलिए बहुत बढ़िया बात है। देखिए बेटा पॉइंट नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 आपको समझाने के लिए थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। कल मैंने एक लिया था CH डबल बॉन्ड CH2 और एक लिया था CH डबल बॉन्ड CH और साथ में CH2 पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन बदला था। अब एक थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जानते हैं ना आप? अगर किसी एटम का एक बॉन्ड तोड़ दिया जाए ऐसे कि जिसका जो इलेक्ट्रॉन था उसको वापस मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। बात समझे? देखो समझो, यहां पर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या नजर आ रहा है? बोलो। आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं मैं। चलो भाई बताओ, अब तो बता ही सकते हो। बोलो बेटा, पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन दिस 3 है तो sp2, वेरी गुड। इस पे भी, इस वाले का फ्री रेडिकल का आंसर क्या होगा? sp भाई sp2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर ना, इस पे लोन पेयर है ना वैकेंट ऑर्बिटल, न्यूट्रल स्टेट में एटम है, इलेक्ट्रॉन अपना वापस लेके बैठा है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन के साथ है फ्री रेडिकल। समझ गए? और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब इस स्ट्रक्चर को अगर ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में बनाओ तो आप कुछ ऐसी फोटो बनाओगे, लाइक दिस, ट्रायंगुलर प्लेनर में ले जाओगे sp2 वालों को, और साथ में आप कहोगे कि भाई यहां पर ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या कर रहे हैं? इस तरह से चार्ज डेंसिटी फैला रखे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल एक। और इन्होंने देखा कि पड़ोस में कोई ऐसा ऑर्बिटल ओवरलैप करने आया जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये कहेंगे चलो आओ हम लोग अपनी चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स करते हैं। पर क्या इस मॉलिक्यूल ने चार्ज डेंसिटी इस तरफ बढ़ाई या इस तरफ चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स हुई? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी थी? 2। अब एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया? 1, मतलब टोटल 3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3। पहले 2 ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही थी, अब 3 ऑर्बिटल को 3 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही है, मतलब यहां पे ना चार्ज डेंसिटी बढ़ी ना ही कम हुई। अरे समझे? अगर ये खाली बैठे होते तो इनको क्या फील होता कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे 2 ऑर्बिटल में, ये आए हमसे कह रहे चार्ज डेंसिटी अपनी थोड़ी सी दे दो। या कोई ऐसा आता जो खुद 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता लोन पेयर वाला, और वो लेकर के आता तो वो कहता चार्ज डेंसिटी हम तुम्हारी बढ़ा देंगे। अरे समझे? समटाइम्स चार्ज डेंसिटी बढ़ सकती है समटाइम्स, और समटाइम्स कोई चेंज आने वाला, ये चार्ज डेंसिटी जब बढ़ेगी या कम होगी तब कोई इफेक्ट जनरेट होगा। अरे समझे? बात समझ में आ रही है? देखिए जैसे ये एग्जांपल नंबर 6 समझिएगा। अच्छा, आज वाला जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर नंबर 7 के नाम से जाएगा। क्यों? क्योंकि लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने DPP 1, 2, 3 का डिस्कशन कर रहा हूं, आप लोग वहां से सॉल्यूशन देख लेना, CPP 1, 2, 3 जो आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगी लक्ष्य वाले। ठीक है? ऐप पे जाना, 11th केमिस्ट्री खोलना, 11th केमिस्ट्री में जब आप वीडियोस की तरफ स्क्रॉल करोगे थोड़ा और आगे बढ़ना, लास्ट फोल्डर होगा स्टडी मटेरियल, और उसके अंदर एक फोल्डर होगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर होगा GOC, और GOC के अंदर जैसे ओपन करोगे CPP ओपन हो जाएंगी, 1 से लेके 22-23 तक होंगी। ठीक है? चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 6 समझो। एग्जाम्पल नंबर 6
चलो कुछ ऐसे है, ठीक है भाई, और आगे बढ़ा दें। चलो बेटा बताओ, चलो बता, इसमें इस वाले में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम सबका सेम है। अरे बोलो, अब तो देखना समझ गए होगे ना भाई साहब, कितना हाइब्रिडाइजेशन नजर आ रहा है आपको? बोलो, sp2। देखो जिनको बात समझ में नहीं आ रही, क्या उन लोगों को ये बात समझ में आ रही कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है? अरे बोलो भाई, यहां पे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, कुछ ऐसा, यहां पर रिक्वायर्ड हाइड्रोजन एक, इधर एक, ये कुछ ऐसी स्टेट में, और यहां पर भी एक। और मैं अगर इसको और ढंग से बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि इट इज CH2 लाइक दिस, डबल बॉन्ड CH। हाँ जी, अगला CH डबल बॉन्ड, यहां पर CH, और इससे जुड़ने वाला यहां पर C डबल बॉन्ड C, यहां पर H, इसके बाद 2H। अरे बोलो बच्चा, कुछ ऐसा ही होगा ये, ठीक है भाई। और आप समझ गए होंगे कि हर एक का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 ड्यू टू हाउ मेनी सिग्मा, 3 सिग्मा। अरे 1 2 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, यहां पर भी कितने सिग्मा, 3, sp2, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, सब कुछ ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में है, समझे? अरे बोलो, अब इसके बाद अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान से समझना, कोशिश कर रहे हैं बस अपन। यहां पर H, यहां ये H, सिंगल बॉन्ड C, फिर H, यहां पर C, इधर पर H, तो सिंगल बॉन्ड C, यहां पर C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ रिक्वायर्ड H 2 है, यहाँ एक चाहिए, यहाँ एक चाहिए, और बाकी हो क्या रहा है? बाकी ये हो रहा है कि ये दोनों आपस में एक पाई बॉन्ड बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से फैली हुई है, ठीक है भाई, समझ गए ना? अगला वाला बताओ, नेक्स्ट 2 एटम्स में, इसमें भी क्या कहानी सेम है? अरे बोलो, ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे फैलाए हुए हैं, ठीक है भाई। और अगले वाले में क्या है? अगले वाले में ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी, मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शब्द अगर यूज कर रहा हूं समझ जाना, चार्ज डेंसिटी कह रहा हूं, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो क्या यहां पर ये पाइपलाइन कनेक्ट हो रही है? क्या ये लाइन पाइपलाइन कनेक्ट हो रही है? तो चार्ज डेंसिटी फैल जाएगी। क्या ये चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरीके से फैल जाएगी? मतलब रियलिटी में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐसे महसूस हो रहे थे कि डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, रियलिटी में किसी के पास कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, ये डबल बॉन्ड है पार्शियल। क्यों? क्योंकि ये अपनी चार्ज डेंसिटी आगे बढ़ा रहा है। समझ में आ रही बात? अरे बोलो, तो ये पूरी कहानी ऐसी है कि चार्ज डेंसिटी पूरे में फैली हुई है। दिस बॉन्ड इज नॉट अ सिंगल बॉन्ड, इट हैव सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रीजन, क्योंकि जब ये आगे ऐसे कनेक्ट हो रहे थे तो किससे यहां पर क्या होने लगा? चार्ज डेंसिटी इस तरीके से फैलने लगी। बात समझ में आई? मतलब डबल बॉन्ड जो कभी कभी दिखाई देता है वो डबल बॉन्ड होता, या सिंगल बॉन्ड जो हमें नजर आता है वो कभी कभी सिंगल बॉन्ड होता। डबल बॉन्ड के अंदर कैरेक्टर डेवलप हो सकता है सिंगल का, और सिंगल के अंदर डबल बॉन्ड का। समझ गए क्या मतलब हुआ? अगर चार्ज डेंसिटी कम हो रही होगी डबल बॉन्ड की तो वो सिंगल की तरफ भागेगा, और सिंगल के अंदर चार्ज डेंसिटी बढ़ रही होगी तो वो डबल बॉन्ड की तरफ भागेगा। बड़ा अजीब सा पॉइंट है ना? क्या अगर कहीं पर डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड कैसे बना? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लगा के डबल बॉन्ड बना, और उसकी चार्ज डेंसिटी आपने आगे खिसका दी किसी मॉलिक्यूल को लगा के, तो पहले तो 2 ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपने शिफ्ट कर दिया, तो वो डबल बॉन्ड से किसकी तरफ भागने लगा? सिंगल बॉन्ड की तरफ। क्योंकि अब 2 नहीं रहे, 2 से कम हो गए, 2 से कम हुए तो किसकी तरफ पहुंच रहे? सिंगल की तरफ। और कोई सिंगल बॉन्ड था कहीं पर, जैसे यहां ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। पर आपने कहा नहीं, हम तो ऐसे कनेक्ट करेंगे कि चार्ज डेंसिटी फैलने लगेगी। मतलब इस सिंगल बॉन्ड के अंदर एक कैरेक्टर डेवलप हुआ, दैट इज अ डबल बॉन्ड। अरे समझे? बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई ऑर्बिटल डायग्राम बेसिकली जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं किस चीज में? वो हमें हेल्प करते हैं किसमें बेटा? इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी डिस्पर्जन कैसे होगा। समझ गए? ठीक है भाई, चलो तो अब बात करते हैं यहां पर अगली टर्मिनोलॉजी की। ध्यान से सुनना, सीपीपी नंबर जो 4 है, सीपीपी नंबर 4, इसमें ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर कुछ 15-20 क्वेश्चन है, वो आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है?
जो जो आपको नहीं बने वो आप लेक्चर से देख लेना। सीपीपी नंबर 4 का भी मैं पूरा वीडियो सॉल्यूशन डालता जाऊंगा, तो आप लोग वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू ही सारे सीपीपी समझ लेना। जो आपको तब समझ में नहीं आए तो फिर आप वो पर्सनली मिल करके पूछ लेना। चलिए हम बात कर लेते बेटा, यहां पर एक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा था मैं। एक टर्म मैंने कहा था कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है भाई, मेसोमेरिक इफेक्ट। बट मेसोमेरिक इफेक्ट पूरी अलग स्टोरी है, इसीलिए इसको समझने से पहले वी आर स्टडिंग रेजोनेंस। हम लोग क्या समझ रहे हैं बेटा? रेजोनेंस समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। देखो भाई, देखो जैसे मान लो आप लोग इलाइट चौराहे पे आप लोग खड़े हुए हो, ठीक है, आप इलाइट चौराहे पे, मतलब आप अलग अलग दोस्त हो, तो कोई इलाइट चौराहे पर खड़ा हुआ है अवध फूड वाले रास्ते की तरफ, कोई खड़ा है बंदना स्वीट्स के साइड, कोई खड़ा हुआ है टॉकीज वाले साइड पे, समझे, कोई वो लक्ष्य वाले रोड की तरफ कोई आ रहा है। तो ये आप सेंटर में, मतलब आप लोग इस तरफ रोड के सेंटर से आप चारों तरफ फैले हुए हो, और रोड के सेंटर पर वहां पर एक मर्डर हो जाए, क्या हो जाए? अब जब वो मर्डर हो गया तो भाई आप लोग क्योंकि बहुत ज्यादा ईमानदार बच्चे हो, तो आप लोग कहोगे मैंने तो देखा है मर्डर होते हुए, मैं तो पकड़वा के ही मानूंगा। समझ में आई बात? तो भाई आप लोग को पुलिस ले गई पूछताछ के लिए कि भाई आपने क्या देखा। तो आप क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में बच्चे खड़े थे, तो कोई एक बच्चा बोला कि मुझे पीछे साइड से कुछ दिखाई दे रहा था कि एक व्यक्ति चाकू मारा था किसी दूसरे को। तो उसने कुछ पीछे का बैकग्राउंड के थोड़े से बाल बताए, कुछ ऐसे हाथ का इशारा बताया। कोई साइड से देख रहा था तो उसने कुछ साइड का पॉइंट ऑफ व्यू बताया, कोई दूसरे साइड से देख रहा था उसने कुछ दूसरे साइड का पॉइंट। समझ में आई बात? तो सबने अपने अपने तरीके से थोड़ी थोड़ी पिक्चर दे दी। अब जब ये पिक्चर दी तो क्या उनमें से ये जो पिक्चर की बात हो रही है कि वो ओरिजिनल क्रिमिनल की बात हो रही है, बट क्या वो पिक्चर्स हमारे पास इमेजिनरी पिक्चर्स है? क्योंकि भाई कोई कहीं से बता रहा, कोई कहीं से बता रहा, कोई कहीं से बता रहा, एग्जैक्ट फोटो थोड़ी ना किसी ने खींची थी। बात समझ में आई? और ये तब की बात है जब वहां पर कैमरे लगे नहीं थे, नहीं तो कोई बच्चा भी बोलने वाला हो सर कैमरे में देख लेंगे बता देंगे। तो भाई जब की बात है तब जब कैमरे लगे नहीं थे, तो बच्चे जो थे, बच्चों ने अपने अपने पॉइंट दिए, और उसके बेसिस पर जो स्केच आर्टिस्ट था उसने एक फोटो बनाई। उसने एक फोटो बनाई कुछ ऐसे कि भाई जो क्रिमिनल था वो कुछ ऐसे हंस रहा था और इसके पास एक चाकू था, ठीक है भाई, इसके पास एक चाकू था जिससे उसने मर्डर किया। समझ गए? हाँ, कि बच्चे कहने लगे उसके बाल कुछ कुछ पीले भी थे, ठीक है भाई, हाँ समझो। तो अब ये जो क्रिमिनल है, ध्यान से समझना, इस क्रिमिनल की जो पिक्चर बनाने की कोशिश की गई वो ओरिजिनल क्रिमिनल के क्लोज है, बट दिस इज नॉट द रियल पिक्चर ऑफ द क्रिमिनल। बात समझ में? तो भाई रेजोनेंस यही है, बात समझो। अगर किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव ड्रॉन अ स्ट्रक्चर, आपने कहा भाई एक मॉलिक्यूल की 100 प्रॉपर्टी थी, मालूम पड़ा आपने 30 प्रॉपर्टी तो उससे एक्सप्लेन कर ली, पर जो 31 प्रॉपर्टी थी वो उस मॉलिक्यूल के उस स्ट्रक्चर से मिलने वाली, तो आपने कहा इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। आपने कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनाया ऑन पेपर, आपने स्ट्रक्चर बनाया, आपने कहा इससे और प्रॉपर्टी मिल सकती है। अभी भी आप 100 तक नहीं पहुंचे, आप किसी दोस्त तक पहुंचे, दोस्त ने कहा इसका एक और स्ट्रक्चर बना ले, और आपने एक और स्ट्रक्चर बनाया तो पता पड़ा कि इससे कुछ और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो रही है। बट क्या वो सारे स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की तरफ इशारा कर रहे हैं? अरे बोलो, आपने कहा कि ये किसी मॉलिक्यूल के, मैंने एक स्ट्रक्चर ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, ऑल स्ट्रक्चर्स आर एक्सप्लेनिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। इन रियलिटी उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रियल, बात समझ में आई? रेजोनेंस शब्द का मतलब यही होता है, क्या कि भाई अगर किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर के दम पे डिफाइन नहीं की जा सके तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और जब नए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? और इस काम को लोग बोलते हैं कि रेजोनेंस कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? रेजोनेंस रियलिटी में एग्जिस्ट करता। ये तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हुआ ना कि भाई किसी मॉलिक्यूल का कोई इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाओ, वो स्ट्रक्चर रियल नहीं है, इट जस्ट अ इमेजिनरी स्ट्रक्चर।
जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई देखो बात समझो, मैं अभी इनिशियली बोल रहा था कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव है, और मैं कहूं कि भैया ये स्टार कार्बन है, मतलब एटॉमिक मास इसका 14 है, तो मैंने आपसे कहा कि जो A नेगेटिव था वो A नेगेटिव इस पे अटैक कर रहा, आपने कहा बिल्कुल एक्सप्लेन हो गया इससे, क्योंकि पॉजिटिव इधर है। और जैसे ही मैंने कहा कि A नेगेटिव जो है वो इधर पर भी अटैक कर रहा, तो एक बच्चा कहने लगा सर हम एक काम करते हैं ना, इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां स्टार वाले के पास क्या बना देते हैं, एक पॉजिटिव। अरे बात समझ में आ रही है क्या? हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया, अब ये इससे हमारे पास क्या डिफाइन होने लगा, इससे हमारे पास डिफाइन होने लगा कि जब ये नेगेटिव इस पर भी अटैक कर सकता है क्योंकि पॉजिटिव इधर प्रेजेंट है। अरे बात समझे? पर क्या ये दोनों स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की तरफ इशारा कर रहे हैं? अरे बोलो। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस का मीनिंग केवल इतना सा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज अगर एक ही स्ट्रक्चर के दम पे डिफाइन नहीं हो रही है तो नए स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, लुईस स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं, नए लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स का नाम पड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझे? और इस फिनोमेना को लोगों ने बोला कि आप क्या काम कर रहे हो, आप कर रहे हो रेजोनेंस, मॉलिक्यूल रेजोनेंस। रेजोनेंस कौन करता? हम लोग खुद लिख लिख करके। अरे बात समझे? मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कहीं जंपिंग होती? हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते टाइम पे हम लोग को सपोर्टिंग हीरो दैट इज अवर एरो, ये एरो का यूटिलाइजेशन करते हैं। ये एरो केवल ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन जाता, बात समझ में? ये केवल बताना जा रहा है इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी किस तरफ पे खिसक रही थी। समझे? उसके बेसिस पे हम लोग बोलने लगते थे जंपिंग ऑफ व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल ऑर्बिटल्स। बात समझे? इलेक्ट्रॉन कभी जंप करता? ये बात दिमाग में सेट कर लो, इलेक्ट्रॉन कभी जंप करता? केवल चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स होती। क्या डिस्पर्स होता है? और उसके अगर हम बात करें रेजोनेंस, हमसे कोई पूछेगा तो केवल एक ही बात बोल रहे, क्या कि अगर किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर के दम पर नहीं बता पा रहे थे तो नया स्ट्रक्चर बनाओ। समझ गए ना? जैसे भाई देखो, जैसे ये अपने पास क्वेश्चन पूछा गया, बात समझना, ये क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चन में बात समझो, इस क्वेश्चन के अंदर, अरे आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अभी भूल गया था आप 11th में हो। चलो देखो, ये कुछ ऐसा, ये कुछ इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव था, ठीक है भाई, इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये पॉजिटिव है, तो क्या ये पॉजिटिव, ध्यान से समझो, ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव इधर अटैक कर रहा है मतलब इधर पर पॉसिबल है पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव इधर अटैक कर रहा है तो इधर पे भी पॉजिटिव पॉसिबल होगा। अगर नेगेटिव बेटा हमारे पास और आगे इधर पे करा लो, इधर करा लो, इधर करा लो, बात समझ पा रहे हो? अरे बोलो। तो नेगेटिव जहां जहां अटैक कर रहा है मतलब वहां वहां पॉजिटिव पॉसिबल है, और उसके बेसिस पे आप इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हो। समझे? उन सारे स्ट्रक्चर्स को आप बोलोगे दीज आर द इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, और आपस में वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? अरे बोलो, वो स्ट्रक्चर आपस में हमारे पास, आपस में नहीं, वो मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। जैसे बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में, ये इसको बात को कट कर देना भाई। देखो क्या, आपने एक स्ट्रक्चर ये बनाया, आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, बात समझो, एक स्ट्रक्चर ये बनाया बेंजीन के लिए, तो स्ट्रक्चर नंबर ए और स्ट्रक्चर नंबर बी आर द रेजोनेटिंग या फिर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये दोनों ए और बी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ए इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बी इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, बात समझे? अरे बोलो, मतलब जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो किसी रियल मॉलिक्यूल के बन रहे होंगे। समझ गए? अब बात ये उठती है कि सर चलिए ठीक है, हम लोग समझ गए कि भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस शब्द का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस शब्द का मतलब बोलो, हाँ बोलो। व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर, हाँ जी, व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन, very good, all the property of a molecule, explain all the properties
ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। हाँ भाई इधर देखो, व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द, तब हम लोग ये बोलेंगे देन वी ड्रॉ imaginary structures to explain other properties of that molecule, other properties of that molecule, ठीक है भाई, to explain other properties of that molecule. These structures जो कि कैसे थे, इमेजिनरी थे ना, हाँ, these imaginary structures are called resonating structures, resonating या फिर conjugating, resonating या फिर conjugating structure of that molecule and phenomena considered to be resonance, ठीक है भाई, and this phenomenon called what, resonance, जो कि आप लोगों को सच बताएं केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को यही सिखाया गया था, याद है, कार्बोनेट के जब स्ट्रक्चर्स बनाए थे तो वहां यही तो कर रहे थे आप लोग। आप कह रहे थे कि कार्बोनेट के अंदर ये पॉसिबिलिटीज थी, देखो आपने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया था, आपने कहा था जरूरी थोड़े ना इन्हीं दोनों ऑक्सीजन पे निगेटिव हो, आपने कहा था इसका एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अगर इधर पे ऑक्सीजन पे निगेटिव बना दे, इधर डबल बॉन्ड बना दे, यहां ऑक्सीजन पे निगेटिव बना दे, और आपने एक और स्ट्रक्चर बनाया, यही आपने प्रोसेस किया था। अरे बोलो भाई, आपने ये सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बना डाले थे, समझे, एक्सप्लेन करने के लिए कि अटैक कहां कहां पॉजिटिव का हो सकता है, समझ में आई बात। और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसको ऑक्सीजन के अलग अलग आइसोटोप्स रख लो, ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए कि नेगेटिव अलग अलग एटम्स पे प्रेजेंट हो रहा है, समझे बात। अरे बोलो, यही आपने केमिकल बॉन्डिंग में बनाए थे स्ट्रक्चर्स, यही इसको, और फिर आप लोग पता नहीं कैसे पहुंच गए डिलोकलाइजेशन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पे। यहां ऐसी कोई कहानी थी नहीं थी ना, you are just writing the structures, all are imaginary structures to explain the property of the molecule, और जो आप ये कर रहे थे these are the resonating structures of carbonate ion, not of each other। अरे बोलो, और इस फिनोमिना को आपने बोला कि हम लोग कर रहे हैं रेजोनेंस, क्या कर रहे हैं, समझ गए ना। अरे बोलो, अब रेजोनेंस में मतलब रेजोनेंस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, फर्स्ट टाइप का, कि भाई इस मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, पहला सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है भाई। मतलब हमारा पहला पॉइंट तो यही होगा कि किसी मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वैलिड वाले जो हमारे काम के हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के रेजोनेटिंग, क्योंकि कहा गया इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनाओ तो हम लोग कुछ भी स्ट्रक्चर बनाने लग रहे, बात समझे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास ऐसे नहीं बनते कि कुछ भी बनाते चले जाएं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर यहां इधर पर, यहां पर ये ऑक्सीजन है, ठीक है भाई, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इधर H, और एक बच्चा कह रहा है कि सर ये इस ऑक्सीजन के पास मैंने नेगेटिव, इधर पॉजिटिव बना रखा है, ठीक है भाई। तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, बट इट इज अ नॉट वैलिड स्ट्रक्चर, ये वैलिड स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होगा। दिस इज अ इमेजिनरी स्ट्रक्चर। इसमें आप उल्टा भी लिख सकते थे भाई, लिखने के लिए एक बच्चा इसको ऐसे लिख देता, इस कार्बन पे बेटा यहां पर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बना के ये भी लिख सकता था, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बट इन सारे स्टेट्स के अंदर ये हम लोग ये नहीं कहेंगे कि दीज आर द वैलिड स्ट्रक्चर। मतलब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनाना तो है, ये पॉसिबिलिटीज भी देखना है, बट कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनके हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर पॉसिबल स्ट्रक्चर जिनसे सोचना है, बात समझे। अरे बोलो, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बनाते रहना, क्योंकि सर ने बोला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर द इमेजिनरी स्ट्रक्चर, तो कुछ भी बना देंगे भाई, कुछ ना कुछ कंडीशंस भी तो होंगी।
नहीं तो आप तो नाइट्रोजन के 5-6 बॉन्ड बना डालोगे, क्योंकि इमेजिनरी बनाना है ना, बट वो रियलिटी में बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। बात समझ में आ रही? तो वी हैव सम कंडीशंस टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वही हमको समझना है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के लिए वैलिडिटी रूल्स क्या है, समझ गए। और जब ये स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे तो उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल मानेंगे, उनमें से किसी एक को छांटना होगा ना भाई। किसी मॉलिक्यूल के 10 स्ट्रक्चर बनाए तो आंसर किससे डिसाइड होगा कि भाई फाइनली नेगेटिव पॉजिटिव अटैक कहां करेगा, रिएक्शन के मैकेनिज्म में। तो उसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल भी तो ढूंढना पड़ेगा, बात समझे। तो अपन स्टेबिलिटी निकाल लेंगे उससे, क्लियर है? अरे बोलो। तो अभी अगले आने वाले जो लेक्चर है उसमें क्या चलेगा, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देन उसके बाद कौन कौन से वैलिडिटी रूल्स है, और थर्ड पॉइंट इज उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने मेसोमेरिक इफेक्ट, और मेसोमेरिक इफेक्ट अपना खत्म हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद लास्ट इफेक्ट दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, जीओसी खत्म, समझे। पर इतने आसानी से नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, अपन वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं।